सो वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। फैटी एसिड जनरली क्या होता है कि जब भी हम बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, या फिर हम देखते हैं स्टारवेशन या फिर फास्टिंग स्टेट में। ठीक है, जब क्या होता है बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है। अब ग्लूकोज का लेवल कम होता है, उस कंडीशन में क्या होता है बॉडी ये क्या होती है फैट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और उससे क्या मिलती है हमको एटीपी मिलती है, फैट टूटता है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मेनली जो ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपके बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे से। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे से होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसा होता है, उससे हमको कैसे किस टाइप से एनर्जी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है, जैसे समझ लो ये आपका फैटी एसिड है। ठीक है, ये इसका कार्बन वन है, इसके जैसे पास वाला अल्फा कार्बन होता है, उसके पास वाला बीटा कार्बन और एक गामा कार्बन। ठीक है, तो जब ये जो बीटा कार्बन है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, बीटा ऑक्सीडेशन। सो बीटा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बीटा कार्बन, उसको हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है सक्सेसिव रिमूवल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। बीटा ऑक्सीडेशन, जब भी फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है 2 कार्बन कंपाउंड रिलीज होता है, जिसका नाम है आपका एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, सॉरी एसिटाइल नहीं होता ये, हाँ एसिटाइल कोएंजाइम होता है। ओके, ठीक है, अब मेनली आपको पता होगा कि जो फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपके साइटोसोल के अंदर। ठीक है, और जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो फैटी एसिड का ऑक्सीजन का होगा, उसकी साइड हो जाएगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको आगे। ठीक है, ओके, अब इसके कितनी स्टेप्स में होता है, तो ये मेनली क्या होता है 3 स्टेप्स में होता है। पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। जनरली क्या होता है जो फ्री फैटी एसिड होता है डायरेक्टली उसका बीटा ऑक्सीजन नहीं हो सकता, उसको पहले हम एक्टिवेट करना पड़ता है। तो पहली स्टेप होगी इसके अंदर एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, दूसरी स्टेप होती है, क्योंकि ये फैटी एसिड का एक्टिवेशन जो होता है ये होता है सेल के साइटोसोल के अंदर। ठीक है, अब सेल के साइटोसोल में होगा, लेकिन हमारा बीटा ऑक्सीजन होता क्या है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड इसको हम ट्रांसफर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिससे क्या वहां पे इसका बीटा ऑक्सीजन प्रॉपर हो सके। सो दूसरी स्टेप होगी इसकी ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर तीसरी स्टेप होती है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, जिसके अंदर एक्टिवेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है प्रॉपर। ओके, तो पहले हम इसकी पहली स्टेप देखते हैं जो कि है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। चलिए, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इसमें क्या होता है कि ये मेनली आपको पता ही, जैसे मैंने पहले बताया ये कहाँ पे होता है, साइटोसोल के अंदर होता है। ठीक है, बात मानी बात। अब इस स्टेप में क्या होता है, साइटोसोल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं थायोकाइनेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, जो फैटी एसिड होता है उसको कन्वर्ट करता है एसाइल कोएंजाइम के अंदर। ठीक है, एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। अब ये एसाइल कोएंजाइम ही क्या, यही है आपका एक्टिवेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या होता है, इसमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च होता है, साथ में इसको क्या होती है मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है इस एंजाइम को। चलिए, पहली स्टेप हो गई, यह कहाँ पर होगी, साइटोसोल के अंदर होगी। जो फैटी एसिड होगा उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या है एसाइल कोएंजाइम है। चलिए, अब जो कि ये साइटोसोल के अंदर है, अब हमको क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रोवाइड इसको ट्रांसफर करना है। अब मान लो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स है, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, वही आपका साइटोसोल। इस साइटोसोल के अंदर आपका एक्टिवेटेड फैटी एसिड पड़ा हुआ है, जो कि क्या है एसाइल कोएंजाइम। अब इस यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन में ये वाली जो मेम्ब्रेन है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, इसमें यहाँ पर ये फ्रीली परमेएबल होती है इस एसाइल कोएंजाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस कैरियर होता है उसको बोलते हैं CAT1। ठीक है, ये फ्रीली परमेएबल होती है, तो ये फ्रीली परमेएबल होती है तो डायरेक्टली क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से तो डायरेक्ट क्या होता है फ्रीली परमेएबल होकर अंदर आ गया आपका एसाइल कोएंजाइम। ओके, लेकिन यह है इसके लिए इम्परमेएबल है,
तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर भेजने के लिए क्या होता है, एक शटल सिस्टम काम करता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्निटिन शटल सिस्टम। अब इस कार्निटिन शटल सिस्टम में होता है क्या है, यहाँ पर होता है आपका CAT सेकेंड कार्निटिल एसाइल ट्रांसफरेज 2, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, जब का एसाइल कोएंजाइम वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होता क्या है, ये आपका जो एसाइल कोएंजाइम है ना, इसके आप यहाँ पे होता है ये एक मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं कार्निटिन। इस कार्निटिन के साथ में क्या होता है, रिएक्ट करके ये बना लेता है आपका एसाइल, क्या बना लेता है, एसाइल कार्निटिन। ये कंपाउंड बन गया। अभी एसाइल कार्निटिन क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए क्या होता है, फ्रीली परमेबल होता है। तो ये यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपके इनर मेम्ब्रेन से होता हुआ आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो एंजाइम होता है इसको कन्वर्ट कर देगा फिर से एसाइल में, एसाइल कोएंजाइम में प्लस कार्निटिन में, ठीक है। तो ये वाला एंजाइम इस रिएक्शन को ये इसको अंदर आ गया, इन दोनों को दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे ये वापस चले गया इसके अंदर। तो यहाँ से फिर आगे आएगा, वापस रिएक्शन में फिर से हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकेंड स्टेप जो हमने पढ़ी थी कौन सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स के अंदर आपका एसाइल कोएंजाइम आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ बाहर पड़ा हुआ था, फ्रीली परमेबल था आउटर मेम्ब्रेन, अंदर आ गया। यहाँ पे CAT एंजाइम जो होता है इसके थ्रू क्या होता है, कार्निटिन जो था, कार्निटिन मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करके बना रहे अपना एसाइल कार्निटिन। ये एसाइल कार्निटिन फ्री क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, फ्रीली परमेबल होकर मैट्रिक्स के अंदर है। यहाँ पर क्या होता है, जो CAT एंजाइम 2 होता है ये एसाइल कार्निटिन को वापस एसाइल कोएंजाइम और कार्निटिन में डिवाइड कर देता है। ये कार्निटिन वापस फिर क्या होता है, रीयूज हो जाता है। अब आपका एसाइल कोएंजाइम आ गया मैट्रिक्स के अंदर। चलिए तो आगे की स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या, थर्ड स्टेप वो है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, ठीक है। अब हमारा जो एसाइल कोएंजाइम था एक्टिवेटेड वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब उसका बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होना है, ठीक है। तो ये जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होता है वो मेनली क्या होता है, 4 स्टेप्स के अंदर होता है। ये 4 स्टेप्स कौन कौन सी थी, पहला होती है ऑक्सीडेशन, देन फिर हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। ये 4 रिएक्शन होती है, ठीक है। अभी कैसे होती है हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एसाइल कोएंजाइम होता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है बाय इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। ये क्या है, एक एफएडी डिपेंडेंट रिएक्शन होती है जिसमें एफएडी जो होता है वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एसाइल कोएंजाइम था वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस इनोइल कोएंजाइम में। याद रखिएगा क्या कंपाउंड बना है, ट्रांस इनोइल कोएंजाइम। यहाँ पे एंजाइम क्या है, एंजाइम है एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज। ये आपकी बीटा ऑक्सीडेशन की फर्स्ट स्टेप है, ऑक्सीडेशन। चलिए नेक्स्ट स्टेप जैसे हमने बताया, अब क्या होगा, हाइड्रेशन रिएक्शन होगी। अब ये ट्रांस इनोइल कोएंजाइम में क्या था, वाटर ऐड होगा और एक कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा एनाइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज। कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। इट इज द सेकंड रिएक्शन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर विच इज हाइड्रेशन। चलिए थर्ड रिएक्शन की बात करें, थर्ड रिएक्शन फिर से ऑक्सीडेशन होगा। कंपाउंड क्या बना था हमारा कंपाउंड बना था बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। अब इससे फिर से क्या होता है, डिहाइड्रोजन एंजाइम काम करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में, ठीक है। यहाँ पे जो कंपाउंड बना कौन सा, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम। जैसे फर्स्ट स्टेप थी वो FAD डिपेंडेंट थी, ये होती NAD प्लस डिपेंडेंट, यहाँ बनेगा NADH2। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसका क्या होगा, लास्ट स्टेप होगी, इसके अंदर अपना क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज एंजाइम कौन सा होगा, यहाँ पे होगा थायोलेज एंजाइम, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम थायोलेज। ये थायोलेज क्या करेगा, क्लीवेज रिएक्शन करेगा और बीटा कीटो एसाइल कंपाउंड, इस कंपाउंड को 2 कंपाउंड में डिवाइड कर देगा। एक होता है आपका एसाइल कोएंजाइम, दूसरा होता है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। तो लास्ट यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ रिएक्शन में क्लीवेज रिएक्शन हुई, कन्वर्ट कर दिया उसने एसिटाइल कोएंजाइम में और एसाइल कोएंजाइम में। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होगा ये आपका जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो क्या करेगा, वहाँ पे क्या होगा, ATP जनरेट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे पाथवे के थ्रू क्या होगा, जो आपका फैटी एसिड था वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया और वो जाएगा फिर क्रेब्स साइकिल में, वहाँ से फिर ATP जनरेट हो जाएगी। चलिए ये तो हो गया, लेकिन एक कंपाउंड ही बच गया,
ठीक है। अब इसका क्या होगा, अब ये जो न्यूली सिंथेसाइज एसिटाइल कोएंजाइम है ये करेगा, ये इसका वापस ये साइकिल वापस रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल कैसे, इसमें वापस क्या होगा, ये यहाँ पर यहाँ से फिर इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चारों रिएक्शन इसमें फिर से होगी और ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा वापस फिर एसिटाइल कोएंजाइम में। तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम बना था वो क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका रेगुलेशन क्या होते हैं। अब ये जो पूरी रिएक्शन है उसमें इसकी जो रेट लिमिटिंग स्टेप है जो डिसाइड करते कि जो बीटा ऑक्सीडेशन की रेट कितनी होगी वो है डिपेंड करती है वो स्टेप जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है एसाइल कार्नेटाइन का। एसाइल कार्नेटाइन का फॉर्मेशन वही कि उसकी रेट लिमिटिंग स्टेप होती है। इस रिएक्शन का एंजाइम कौन सा होता है, एंजाइम बताया था आपने, वो था कार्नेटीन एसाइल ट्रांसफर CAT फर्स्ट। ठीक है, यही क्या होता है, इसी में यही एंजाइम क्या होता है, रेट लिमिटिंग होता है। ठीक है, अब इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इस एंजाइम का रेगुलेशन होता है दो कंडीशन, एक वेल फेड स्टेट में, दूसरा होता है आपका फास्टिंग स्टेट में। चलिए तो हम देखते हैं कि वेल फेड स्टेट में इसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है। अब आपको पता है वेल फेड स्टेट में क्या होता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो मतलब क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा और ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या होता है, बढ़ाता है। ठीक है, वो ये कम करता है। तो ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ तो इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, ग्लूकागोन का सिक्रेशन कम होगा। अब ये क्या होगा, ये एंजाइम क्या करवाते हैं, ये फेवर करेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस को। ठीक है, ये एंजाइम दोनों क्या करेंगे, इनका लेवल फैटी एसिड सिंथेसिस जो होता है उसको फेवर करेंगे, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ज़्यादा है, ज़रूरत है नहीं, तो एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो उसके से क्या होगा, फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड बनेगा। अब फैटी एसिड सिंथेसिस जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसमें कंपाउंड बनता है जिसका नाम है मैनुअल कोएंजाइम, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब इस कंपाउंड का नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि ये एंजाइम क्या करता है, इनहिबिट कर देता है इस एंजाइम को। ठीक है, इनहिबिट, ये इनहिबिट करता है कार्नेटिल एसाइल ट्रांसफरेज 1 का। अब ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो एसाइल कार्नेटिन जो बन रहा था कंपाउंड वो नहीं बनेगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं आएगा तो अपना बीटा ऑक्सीडेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि जो वेल फेड स्टेट में होती है उस टाइम में क्या होता है, आपका बीटा ऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने अगली कंडीशन बताई थी जब या तो स्टारवेशन या फिर आपकी फास्टिंग स्टेट। अब इसमें क्या होता है, जैसा आपको पता है स्टारवेशन या फास्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कम होगा। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा मतलब क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन होगा, ग्लूकागोन का सिक्रीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ऑलरेडी कम है तो क्या फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा, नहीं होगा, कम हो जाएगा जिससे हमारा जो कंपाउंड पहले बन रहा था कौन सा, मैनुअल कोएंजाइम, इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो इसका जो इनहिबिशन चल रहा था किसके ऊपर, CAT के ऊपर, एंजाइम के ऊपर, वो नहीं हो पाएगा तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, वो किसको स्टिमुलेट करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, रेगुलेशन होता है इसका। नेक्स्ट अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि हमको पता होना चाहिए एनर्जेटिक्स क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन की स्टेप देख ली। हम देखते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन से हमको कितनी एनर्जी मिलती है। तो अभी हमने देखा जनरली क्या होता है, एंड में क्या मिल रहा था, हमको एक एसिटाइल कोएंजाइम मिल रहा था जो कि TCA साइकिल के अंदर जा रहा। ठीक है, और हमको पहले से जो प्रीवियस क्लासेस में हमने स्कूल में पढ़ा हमको याद है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितने ATP जनरेट होते हैं, लगभग 10 ATP जनरेट होते हैं, ये याद रखो। अब एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि फैटी एसिड कौन सा, पाल्मिटिक फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो कितनी ATP जनरेट होती है। ठीक है, देख लो। अब जैसे हमने अभी बीटा ऑक्सीडेशन का एक साइकिल पढ़ा वैसे ही क्या होते हैं, पाल्मिटिक एसिड के पूरे बीटा ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या होते हैं, टोटल 7 साइकिल्स चलते हैं। ठीक है, अब इस 7 साइकिल्स में क्या होता है, 8 एसिटाइल कोएंजाइम का जनरेशन होता है। ठीक है, 7 FADH2 का जनरेशन होता है और 7 NADH2 का जनरेशन होता है। ठीक है, ओके, अब देख लो
पहले हम प्रीवियस से थोड़ा रिवाइज करें, जो हमने देखा था उसमें क्या यहाँ पे एक साइकिल में क्या एक FADH2 और एक NADH2 का जनरेशन हो रहा था। ठीक है, अब 7 साइकिल में यहाँ पे 8 एसिटाइल कोएंजाइम, 7 FADH2 और 7 NADH2 जनरेट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो एक FADH2 हमको मिलती है 1.5 ATP, तो 7 से कितनी मिलेंगे इंटू करके देख लेंगे। उसी तरह एक NADH2 हमको 2.5 ATP मिलती है, तो 7 से कितनी जनरेट होगी वो देख लेंगे। इसको हम इंटू करेंगे तो लगभग आएगा अपना 10.5, इसको करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 17.5। टोटल 28 ATP जनरेट हो रही इन दोनों से। और ठीक है, और एक एसिटाइल कोएंजाइम हमें ऊपर ही देखा आपने कितनी जनरेट होती है, 10 ATP जनरेट होती है। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम से कितनी जनरेट होगी, लगभग 80 ATP से। ठीक है, और अभी हमने क्या देखा था कि जो पहली स्टेप थी एक्टिवेशन में, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, लेकिन पाल्मिटिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे 2 ATP का कंजप्शन होता है एक्टिवेशन में। ठीक है, तो टोटल हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होता है 108 आता है। अब 108 में से 2 ATP तो खर्च हो गई, तो नेट ATP हमारे पास, नेट ATP का गेन कितना होगा 106। तो एक लगभग 106 ATP जनरेट होती है आपको जब पाल्मिटिक एसिड का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। सेम वैसा ही कुछ MCQ में पूछा जाता है स्टेरिक एसिड के बारे में, जो कि 18 कार्बन कंपाउंड है। इसमें कितनी ATP जनरेट होती है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है आपके 8 साइकिल्स चलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के, जिससे 9 एसिटाइल कोएंजाइम जनरेट होते हैं, जिससे 9 ATP जनरेट होती है, और 8 FADH2 F और 8 NADH2 जनरेट होती है, जिससे लगभग 32 ATP जनरेट होती है। लगभग 22 ATP हो गई, दोनों को प्लस करेंगे तो। ठीक है, और 2 ATP क्या होती है एक्टिवेशन में, एक्टिवेशन रिएक्शन में खर्च होते हैं, लगभग 120 ATP जनरेट होती है जब स्टेरिक एसिड का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये था हमारा टॉपिक बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का। ठीक है, आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपके वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी थैंक यू।